वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम सॉल्व करेंगे NCERT के इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। तो हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है और ये लिक्विड अपने वेपर्स के साथ अभी इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर हमारे पास एक पिस्टन अरेंजमेंट है ताकि हम इस पिस्टन को कभी भी ऊपर या नीचे मूव करके एक्सपेंड या कंप्रेस कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो ये आगे इसके वेपर, ये हमारा लिक्विड। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स है और सडनली हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लिक्विड जो लिक्विड से वेपर में जाने का रेट है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, वही रेट है वेपर से वापस लिक्विड में आने का। तो इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका यह मतलब हुआ, तो मान लीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट करके वेपर बना रहे हैं, तो उसी टाइम में 5 मॉलिक्यूल वापस कंडेंस करके लिक्विड में आ रहे होंगे। यही मतलब इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पर जैसे ही हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, क्या होगा? देखिए सडनली हमने यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब लिक्विड तो उतना ही रहेगा जितना उसका लेवल था, पर ये जो नंबर ऑफ वेपर्स हैं ये ज़्यादा, इनको स्पेस मिल गया एक्सपेंड करने के लिए। तो पहला पॉइंट कि इनिशियल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वेपर प्रेशर पे। तो जो भी यहाँ पर वेपर प्रेशर था, मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पर P है। अब जैसे ही आपने पिस्टन ऊपर खींचा तो इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है। तो प्रेशर इज़ लेस देन P। हाँ, अब इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है और यहाँ अभी अभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो ये जो भी प्रेशर है टोटल, ये अब लेस देन P है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज़ द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पे तो वैसे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि सिस्टम का जो प्रेशर था, यहाँ पर वेपर्स की वजह से जो प्रेशर था वो अब पहले प्रेशर से कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। अब इसका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से या कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, ये डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो इजीली अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल सकते हैं। वो एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो एज टेम्परेचर इज सेम, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल नॉट चेंज। ठीक है, ना ये रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा ना ये कम होगा। अब रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करते हैं। कंडेंसेशन कैसे होती है? कंडेंसेशन होती है जब आपके देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस से ये ज़्यादा क्लोज आके फाइनली एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तो इकट्ठे होके एक बड़ा ड्रॉप बना देंगे और ये नीचे गिर जाएंगे लिक्विड स्टेट में। तो कंडेंसेशन के लिए ज़रूरी है मॉलिक्यूल्स का नज़दीक आना। जितने वो क्लोज होंगे उतनी ही जल्दी गैसेस
कंडेंस करती हैं। इसीलिए जब आप प्रेशराइज करते हो, किसी भी गैस को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने पे ही वो कंडेंस होती है, क्योंकि कंप्रेस करने पे मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब पहले के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स उतने क्लोज नहीं हैं, अब और दूर दूर फैल चुके हैं। तो दूर दूर फैलने से ही क्या फ़र्क पड़ा, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो गया। रेट ऑफ कंडेंसेशन विल डिक्रीज बिकॉज intermolecular separations have increased, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो सेपरेशन है वो बढ़ गई हैं। तो अब हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अब 5 ही है, उसको कोई चेंज नहीं आया। कंडेंसेशन कम होगी, तो मान लिया कंडेंसेशन 3 हो गई, तो 5 मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे हैं और सिर्फ 3 वापस आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर देयर इज अ नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल्स, अब क्योंकि ऊपर जाने का रेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। अब जब वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा क्राउडिंग होगी, और ज़्यादा क्राउडिंग होने से मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो कम होगा। उसके कम होने से कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये 3 से 4 होगा, फिर 4 से फाइनली 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या लिखेंगे हम, इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन विल डिक्रीज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हैव इंक्रीज। अब थर्ड ऑप्शन, व्हाट हैपन्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का मतलब है वही कि 3 से बढ़ के रेट ऑफ कंडेंसेशन फाइनली 5 हो जाएगा। तो 5 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, और वेपर प्रेशर नाउ इज रिस्टोर्ड टू इट्स वैल्यू P। अब जो प्रेशर है, अब प्रेशर दोबारा P के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, इसको P ही क्यों आना है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, और जब तक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी। और इक्विलिब्रियम कब चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो भी टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है। जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करता, वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो फाइनली आपका वेपर प्रेशर P वैल्यू अचीव कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है और कैसे रिस्टोर होता है, तो काफ़ी मेजर पार्ट इस चैप्टर का, और 12th में जब आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी ये आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज गिवन। देखिए ये यहाँ पर F का जो साइन, एक्चुअली इट इज़ द इक्विलिब्रियम साइन। तो हमारे पास रिएक्शन है 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसेस, जो कि इक्विलिब्रियम में है 2SO3 गैसेस के साथ। तो इसके लिए अगर आप Kc का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज़ टू पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। और क्योंकि यहाँ पर सारी कंसंट्रेशन दी गई हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ SO3 दिया है 1.9 मोलर, डिवाइड बाय SO2 है 0.6 मोलर और O2 है 0.82 मोलर। अब Kc के यूनिट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर मोलर मीन्स मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ मोल पर लीटर का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोल पर लीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा मोल पर लीटर क्यूब। तो ओवरऑल जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट विल बी
12.239 पर मोल लीटर, क्योंकि मोल पर लीटर यहाँ पर पावर 3 है, 2 - 3 - 1, तो मोल पर मोल लीटर, या आप लिख सकते हैं 12.239 पर मोलर। थर्ड क्वेश्चन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल। देखिए ये भी इक्विलिब्रियम साइन है। तो टोटल प्रेशर है सिस्टम का 10⁵ पास्कल। आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन हमें दिया गया है I2 गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है उसके एटम्स के साथ, एंड टोटल प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। अब ये टोटल प्रेशर किसका है, ये है प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल्स का प्लस प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स का। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि 40%, मतलब पूरी वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ वेपर्स हैं, वेपर्स में मॉलिक्यूल भी आ गए आपके और एटम्स भी आ गए, मतलब सारे एटम्स और वॉल्यूम में मिला के 40% सिर्फ आयोडीन के एटम्स हैं। तो इफ़ 40% आर आयोडीन एटम्स, बाकी के 60% क्या होंगे, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, I2 है और I है, तो 60% आर I2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर भी आता है, जिसके एटम्स ज़्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स n। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स कितना है, टोटल प्रेशर का 40%, तो 40/100 इंटू टोटल प्रेशर 10⁵ पास्कल, और प्रेशर ऑफ I2 कितना होगा, 60% ऑफ टोटल प्रेशर, और यहाँ से Kp का अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे दोनों की जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.67 into 10⁴ पास्कल्स। Now fourth question, write the expression for the equilibrium constant Kc। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे साइन इक्विलिब्रियम के हैं, तो हमारे पास है 2 NOCl गैसेस जो कि इक्विलिब्रियम में है। अब सारे यहाँ पर गैसेस कंपोनेंट्स हैं, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो जब सारे गैसेस में हैं तो यहाँ पर जनरली हम प्रेफर करते हैं Kp डिफाइन करना। जब सारी चीज़ें प्रेशर में दी गई हों, गैसेस हों, तो नॉर्मली इजी रहता है Kp, पर यहाँ पूछा गया है Kc, तो हम कंसंट्रेशंस में यूज़ करेंगे। तो NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NOCl स्क्वायर। सेकेंड में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, यूनिटी। तो अगर हम बेसिकली अगर इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी बाद में मानेंगे, पहले हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो क्योंकि ये एक सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, ये भी सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन भी 1 हो जाएगी। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी NO2 कंसंट्रेशन रेज टू पावर 4 इंटू O2 कंसंट्रेशन। और यहाँ पर यूनिट्स क्या होंगे, देखिए यहाँ साथ में यूनिट्स मेंशन करना भी ज़रूरी है। तो ऊपर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, नीचे 2 कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर में। यहाँ पर टोटल 5 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो मोल पर लीटर रेज टू पावर 5।
थर्ड ऑप्शन में देखिए वाटर यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड वाटर का मतलब है कि वाटर हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे CH3COH इंटू इथेनॉल डिवाइड बाय एस्टर अब क्योंकि ये वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब ये एक्सेस में है, और जब भी कोई चीज़ एक्सेस में होती है तो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ हार्डली चेंज होती है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक तालाब से एक बाल्टी निकाल के ले आएंगे तो तालाब के पानी में कोई उसके लेवल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक्सेस में आपके पास वाटर दिया गया है, ये सॉल्वेंट है, तो इसका अगर कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में चले भी गए या ऐड हो गए तो उससे कोई हार्डली डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा Kc का, सो दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर यूनिट्स क्या लिखेंगे हम, दो कंसंट्रेशन टर्म्स ऊपर है, एक कंसंट्रेशन नीचे है, तो एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और एक ही कंसंट्रेशन बचेगी। देखिए फोर्थ में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस गिव्स यू FeOH थ्राइस सॉलिड। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को डायरेक्टली आपने यूनिटी ले लेना है, तो ये 1 अपॉन Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का क्यूब। और यूनिट्स इसके क्या होंगे, देखिए मोल पर लीटर, और ये कितने टर्म्स हैं 4, तो ऊपर जाके -4। और फिफ्थ में 2IF5। अब देखिए IF5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब I2 सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी ले लेते हैं, इग्नोर कर देंगे, F2 रेज़्ड पावर 5 और 2 - 5 इज -3, तो मोल पर लीटर रेज़्ड पावर -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। तो Kp हमें दिया गया है, यहाँ पर Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस में अब Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एन जी, यही रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है, हमने रिवीजन वाले लेक्चर में देखा था कि डेल्टा एन जी इज़ द प्रोडक्ट के गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल्स। तो Kp की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी है इस रिएक्शन के लिए, तो 1.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू Kc इंटू R। अब R की वैल्यू हम कितनी लेंगे, यहाँ पर प्रेशर आपको दिया गया है, तो R हम 0.0821 ले सकते हैं अगर हमें ATM में आंसर चाहिए एटमॉस्फेयर, और 0.0831 ले सकते हैं अगर हमें बार में आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चलिए बार में यूज़ कर लेते हैं, 0.0831 इंटू टेम्परेचर इज़ 500 केल्विन रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी। अब देखिए प्रोडक्ट में गैसेस के 3 मोल हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं, तो 3 - 2। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करके जो Kc की वैल्यू आएगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.3 इंटू 10⁻⁴। देन अब यहाँ पर एक गलती या मिस्टेक क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जब इन्होंने Kp डिफाइन किया है 1.8 इंटू 10⁻², तो प्रोडक्ट में 3 गैसेस हैं मोल्स और रिएक्टेंट में सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पर यूनिट्स इनको मेंशन करने चाहिए थे कि ATM में लिया गया है ये या बार में लिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बार में मान रहे हैं कि ये इतने बार है।
ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि Kp और Kc के यूनिट्स प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, तो 167 इज इक्वल टू Kc। अब यहाँ पर भी इन्होंने इसके यूनिट्स नहीं दिए तो हम मान लेते हैं इसके यूनिट्स बार हैं, तो 0.0831 इंटू 1073, और प्रोडक्ट में एक ही गैस का मोल है, रिएक्टेंट में 0 है तो 1 माइनस 0, और दिस आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.87, दैट इज Kc इज अप्रॉक्सीमेटली 1.87। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻14। अब इस Kc की वैल्यू से आपको क्या आइडिया मिल रहा है? हमने पढ़ा है कि Kc की वैल्यू जब 10⁻3 1000 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट से। तो दोस्तों एज Kc इज वेरी लार्ज, इट मीन्स प्रोडक्ट कंसंट्रेशन is much greater than the reactant concentration, मतलब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रिएक्टेंट यहाँ पर बचे होंगे। अब देखिए, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब है सिंगल स्टेप में होने वाले, मतलब NO और O3 एक ही स्टेप में कंबाइन करके NO2 और O2 बना रहे हैं, और बैकवर्ड में भी NO2 और O2 एक ही स्टेप में कंबाइन करके NO प्लस O3 दे रहे हैं। ये मेंशन करने की इंपॉर्टेंस ये है कि जनरली रिएक्शंस जो एक स्टेप में आप पढ़ते हो, कोई भी रिएक्शन ज़रूरी नहीं है वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता हो। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उनको कहा जाता है। तो ये एलिमेंट्री है, इन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि ये सिंगल स्टेप में हो रहे हैं, और बाई मॉलिक्यूलर हैं, मतलब इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। अब सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो डेटा बहुत ज़्यादा दिया गया बट पूछी छोटी सी बात है इन्होंने। तो Kc अगर किसी रिएक्शन का 6.3 10⁻14 है, तो ऑन रिवर्सिंग जो नया Kc डैश आएगा वो क्या होगा, 1/Kc। तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1.59 इंटू 10⁻−15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आई गेस कंफ्यूज करने के लिए आपको ज़्यादा स्टेटमेंट दी गई है। एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स जो कि प्योर हैं एंड सॉलिड्स डू नॉट चेंज with respect to time in a reaction, hence they are taken as constants or unity। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए कंसंट्रेशन का मतलब अगर आपको थ्योरेटिकली मैं समझाऊं, आप एक मार्बल का पीस ले लीजिए, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। अब इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूं तब भी उसके छोटी सी वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो सॉलिड्स के लिए जो कंसंट्रेशन है वो उसकी डेंसिटी से रिलेटेड होता है, और सॉलिड को आप 1000 टुकड़ों में तोड़ दोगे पर छोटे से छोटे टुकड़े में भी जो छोटे छोटा उसका पार्ट होगा उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट वॉल्यूम फिक्स होंगे।
देखिए नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सॉलिड की डेंसिटी फिक्स होती है, ठीक है, थ्रू आउट जो सॉलिड होता है उसमें सब जगह सेम ही डेंसिटी होती है, और मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स है। वैसे ही लिक्विड्स, अगर आप एक बड़ी बाल्टी में पानी ले लेंगे तो उसमें किसी भी पॉइंट से एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं बाहर आप, तो उसकी डेंसिटी तो थ्रू आउट सेम होगी, तो मॉलिक्यूलर मास। तो दिस एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ प्योर लिक्विड और सॉलिड, तो उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का इतना बड़ा ब्लॉक हो सकता है कि रिएक्शन में धीरे धीरे कंज्यूम होते फाइनली इतना सा ब्लॉक रह जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि उसका मास कंज्यूम नहीं हो रहा है, पर पहले भी उसकी डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू थी इस छोटे से पीस की भी उतनी ही वैल्यू होगी। तो उनका अमाउंट तो चेंज होता है रिएक्शन में, पर उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो जब भी आप के का एक्सप्रेशन लिखते हैं, के इज इक्वल टू मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कैल्शियम कार्बोनेट वाले केस में इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट्स। तो इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कांस्टेंट C अपॉन या C1 और C2 ले सकते हैं। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा, ठीक है। उसको हम K नहीं बोलेंगे, K डैश बोल देंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए बेटर है कि इनकी कंसंट्रेशन को हम क्या मान लें, यूनिटी, सिंपल उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8, रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो रिएक्शन इज 2N2 गैसियस प्लस O2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 2N2O गैसेस। अब इस मिक्सचर में 0.482 मोल N2, अब ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है कि T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में क्या रखा गया, N2 के 0.482 मोल थे, O2 के ऐड किए गए 0.933 मोल्स, प्लेस्ड इन अ 10 लीटर रिएक्शन वेसल एंड अलाउड टू फॉर्म N2O, मतलब N2O स्टार्टिंग में 0 था। तो आफ्टर सम टाइम जब आगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं 0.482 में से X चले गए। अब जब N2 के 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो O2 का 1 होता है, तो N2 के जब X होंगे तो O2 के तो X/2 होंगे, और 2 मोल N2 2 मोल N2O बनाता है, तो यहाँ तो X ही मोल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको Kc दिया गया है। अब Kc के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ N2O का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 स्क्वायर इनटू O2। अब सबसे छोटी सी गलती यहाँ पर जो स्टूडेंट्स करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली ले लेते हैं कई बार जल्दी में। कंसंट्रेशन का मतलब है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो N2O के कितने मोल्स हैं, X, वॉल्यूम कितनी है 10, तो X/10 का स्क्वायर, ये है कंसंट्रेशन। मोल्स को कभी डायरेक्टली कंसंट्रेशन नहीं लिखना है आपने। और यहाँ पर N2 के लिए जो कंसंट्रेशन दैट इज 0.482 माइनस X डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0.933 माइनस X/2, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखिए 2 कंसंट्रेशन टर्म यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ नीचे है, तो ये ऊपर जाएगी तो पर मोल लीटर आ जाएगा, पर मोल लीटर। और इस Kc की वैल्यू दी गई है आपको 2.0 इंटू 10⁻⁻37। तो एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है आपके पास X, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और छोटी सी ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे, ट्रिक नहीं कॉमन सेंस है। Kc की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो सिंस Kc इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम वैल्यू -37, मीन्स
reaction has gone in forward direction to very less extent, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ही कम गया है रिएक्शन, तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। तो मतलब ये जो पार्ट कंज्यूम हुआ है बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड जाता अगर रिएक्शन तो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, पर के की वैल्यू इतनी कम है, इसका मतलब बहुत ही कम अमाउंट कंज्यूम हुआ है रिएक्टेंट्स का, इसलिए x इज़ वेरी स्मॉल, और बहुत स्मॉल है तो मतलब 0.482 माइनस एक्स को हम अप्रॉक्सीमेटली 0.482 ले सकते हैं। 0.933 माइनस एक्स बाई 2 को भी हम अप्रॉक्सीमेटली 0.933 ले सकते हैं। अब ये मत बोलना कि यहाँ x को भी हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ x ही है और बहुत छोटी वैल्यू है, इसी की तो इम्पोर्टेंस है। तो छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू में अगर ऐड की जाए तब उसको निगलेक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट की जाए तब निगलेक्ट कर देंगे, पर अकेली वैल्यू होगी छोटी, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली 0.482 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। x आपको निगलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर x बाई 2 निगलेक्ट कर देंगे, तो डिवाइड बाई 10 याद से रखना है। तो सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग x comes out to be approximately 6.6 into 10 raised to power minus 20। और पूछा क्या है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, अब इस वैल्यू को अगर मैं 0.482 से माइनस भी करूँगा तो क्या आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा, कोई खास डिफरेंस तो नहीं कि बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो N2 तो हम बोल सकते हैं कि 0.482 ही है अप्रॉक्सीमेटली, O2 0.933 ही है, और जो N2O है, हाँ N2O की कंसंट्रेशन कितनी है, x मोल्स हैं, तो N2O की कंसंट्रेशन का मतलब उसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोल्स आ गए 6.6 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, इतने मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻21 मोल पर लीटर। तो ये वॉल्यूम का हमेशा आपने ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड गिव्स नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन। तो रिएक्शन इज 2NO gaseous plus Br2 gaseous in equilibrium to produce NOBr gaseous। अब यहाँ पर 0.087 मोल दिए गए NO के, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है हमारे को, 0.0437 मोल्स, और ब्रोमीन के हैं, सॉरी नॉट, ये NO के मोल्स हैं 0.087 और ब्रोमीन के 0.0437 NOBr0, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये कितना रह जाएगा, 0.087 माइनस 2x मान लेते हैं, क्योंकि इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं इसके 1 के साथ, तो इसके कितने कंज्यूम होंगे, सिर्फ x, और 2 मोल NO प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल NOBr, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x, और कितना लिखा गया NOBr कितना मिला इक्विलिब्रियम पे 0.0518, तो इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 0.0518, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो फाइनली अब x एक बार निकल गया तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो 2x की वैल्यू है, इन्होंने पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, ठीक है, तो 2x इज 0.0518, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, जिसको हम लिखते हैं NO इक्विलिब्रियम, कितनी होगी, 0.087 माइनस 0.0518, दैट इज 0.0352 मोल।
ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम तो बताई ही नहीं है, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दी गई नहीं गई है, तो मान लेंगे कि वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के हम कंसंट्रेशन तो नहीं मेंशन कर सकते। फिर वैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इक्विलिब्रियम इज 0.0437 माइनस x, so that is 0.0178 मोल पर लीटर, क्योंकि मोल में कभी भी कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं होती। ओ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम अमाउंट पूछा है। ठीक है, अमाउंट पूछा, फिर कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO और इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Br2। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अमाउंट पूछा गया है या कंसंट्रेशन पूछी गई है, इसमें गलती हो सकती है। नाउ 10th क्वेश्चन, एट 450 केल्विन, तो टेम्परेचर यहाँ पर 450 केल्विन दिया गया है, Kp की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻10 पर बार फॉर द गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन इज 2SO2 gaseous plus O2 gaseous gives you 2SO3 gaseous। Kp की वैल्यू दी गई है, Kc की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT⁻∆Ng। और ध्यान रहे यहाँ पर इन्होंने Kp अब डिफाइन किया है बार में है, तो इसको यूज़ करेंगे 2 इंटू 10⁻10 पर बार इज इक्वल टू Kc। अब R की वैल्यू किस में होगी, 0.0831। ठीक है, क्योंकि ये बार में होती है वैल्यू, तो उसको चलिए यूनिट्स लिख ही लेते हैं, बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर इज 450 केल्विन, 450 केल्विन। और डेल्टा Ng, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के, 2 मोल, रिएक्टेंट साइड टोटल हैं 3, तो 2 - 3। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए फाइनली यहाँ पर बार कैंसिल होगा ना, क्योंकि 2 - 3 -1 है, तो ये -1 जब आएगा पावर में तो ये पर बार हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट्स दोनों तरफ कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि Kc का यूनिट है सिर्फ मोल पर लीटर में रहते हैं, तो ये केल्विन केल्विन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये बार इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करने के ऊपर Kc की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.5 इंटू 10⁻11 पर मोल लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर मोल लीटर में है हमारी वैल्यू, इसका भी -1 है, उधर जाके वो +1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली पर मोल लीटर में ही रहेगी वैल्यू। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, 2HI गैसियस H2 और I2 में डिसोशिएट हो रहा है। और स्टार्टिंग में रिएक्शन जब स्टार्ट किया था तो फ्लास्क में हमने जितना HI रखा था उसका प्रेशर था 0.2 एटमॉस्फेयर, तो ये दोनों ज़ीरो थे, स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। और इक्विलिब्रियम आने पे मान लेते हैं क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसका प्रेशर कम होगा, तो 0.2 माइनस P। अब क्योंकि 2 मोल HI 1 मोल H2 बना रहा है, तो जब इसका P अमाउंट से प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर P/2 बनेगा, यहाँ पर भी P/2 बनेगा। और यहाँ दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम कितना है, 0.04, और इक्विलिब्रियम पे ये कितना प्रेशर है, 0.2 माइनस P, तो इसका मतलब हुआ 0.2 माइनस P इज़ 0.04, तो यहाँ से P कितना आ जाएगा
0.2 माइनस 0.04 दैट इज़ 0.16 एटमॉस्फेयर। तो ये P/2 कितना हो जाएगा? 0.08 ATM। और ये 0.2 माइनस 0.16 कितना हो जाएगा? 0.04 ATM पार्शियल प्रेशर, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉट IH, इट इज़ HI, इसका स्क्वायर, तो दैट इज़ 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। यूनिट्स होंगे Kp के? नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर भी ATM इंटू ATM, ATM स्क्वायर, नीचे भी ATM स्क्वायर, तो फाइनली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि Kp के यूनिट्स वैसे भी ATM रेज़ टू पावर डेल्टा NG होते हैं, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है। डायरेक्ट एग्जैक्टली 4 इज़ द Kp। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 एंड 8.13 मोल ऑफ NH3। तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 NH3 गैसेस, तो T इज इक्वल टू 0 पे N2 के कितने मोल हैं? 1.57, दिस इज 1.92 एंड दिस इज 8.13 मोल। ठीक है, तो याद रखना ये मोल्स हैं। और वॉल्यूम कितनी है? 20 लीटर। तो फाइनली जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 20 से डिवाइड करना है जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। टेम्परेचर दिया गया है 500 केल्विन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.7 इंटू 10⁻²। तो देखिए, अब किसी भी टाइम पे ये हमें टोटल नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं। अब रिएक्शन पूछ क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमें पता है। अब हमें ये बताना है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, कौन सी डायरेक्शन वो जाएगा। तो जब भी हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता करते हैं, हम क्या कंपेयर करते हैं? कंपेयर Q विद K इक्विलिब्रियम। अगर Q और K इक्विलिब्रियम बराबर हैं तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ हम Q कैलकुलेट करेंगे, तो Q का एक्सप्रेशन क्या है? NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कंसंट्रेशन इंटू H2 कंसंट्रेशन का क्यूब। अब कंसंट्रेशन इज 8.13 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 20 लीटर्स का स्क्वायर। N2 इज 1.57 डिवाइड बाय 20, 1.92 डिवाइड बाय 20 का क्यूब। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखिए, ऊपर कंसंट्रेशन के 2 टर्म्स हैं, नीचे 4 टर्म्स हैं, तो मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर -2। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻³ मोल -2 लीटर स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आ गई, और Kc की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻²। तो कौन वैल्यू ज़्यादा है? Q की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं सिंस QC इज नॉट इक्वल टू K, रिएक्शन इजंट एट इक्विलिब्रियम। और जब भी किसी रिएक्शन में इस पॉइंट पे Q Kc के बराबर है, जब Q लेस देन Kc है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, और Q ग्रेटर देन Kc है तो बैकवर्ड आता है। तो Q क्या है यहाँ पर? Kc से बड़ा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो QC इज ग्रेटर देन Kc, हेंस रिएक्शन गोज इन
बैकवर्ड डायरेक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। अब देखिए 13th क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैस रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें करेक्शन थोड़ी यहाँ पे है कि ये O2 रेज टू पावर 5 है, H2O रेज टू पावर 6 है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो हम जानते हैं कि जो पावर्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, मतलब 4 मोल अमोनिया प्रोडक्ट में है, 5 मोल O2 प्रोडक्ट में है। ये रिएक्टेंट्स में है, तो रिएक्टेंट में कितना है 4NO, और ये गैस रिएक्शन है तो सारे के सारे गैसेस होंगे, प्लस 6H2O गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 4NH3 गैसेस प्लस 5O2 गैसेस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 14th, 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in a 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin। तो हमारे पास एक रिएक्शन वेसल है जिसकी वॉल्यूम है 10 लीटर, यहाँ पर H2O है 1 मोल और CO भी है 1 मोल। अब इनको हीट कर रहे हैं हम, हीटेड टू 725 केल्विन। क्या होता है अगर आप गैस के मिक्सचर को हीट करें? प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद CO अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन है H2O गैसेस प्लस CO गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैसेस प्लस CO2 गैसेस। तो पहली बात यहाँ की 725 केल्विन जब टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो H2O लिक्विड की फॉर्म में तो नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये सारा का सारा वेपराइज हो जाता है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक रिएक्शन है कि H2O गैसेस फॉर्म में है और CO भी गैसेस है, और ये कंबाइन करके H2 प्लस CO2 बनाते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, तो स्टार्टिंग में ये कितना था? अगर T इक्वल टू 0 पर देखें तो इसका 1 मोल लिया गया है, कैल और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1 ही मोल है, और ये 0 होंगे। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास, ठीक है, रिएक्ट्स विद CO। अब 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 1 मोल से 40% चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 मोल से 40% निकाल दो, मतलब 0.4 मोल निकाल दो, तो 0.6 मोल रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.6 मोल। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल वाटर 1 ही मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो जो अगर इसके 0.4 मोल कंज्यूम हुए हैं तो इसके भी 0.4 मोल ही कंज्यूम होंगे, तो ये भी 0.6 मोल ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर H2 और CO2 भी कितने कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे, क्योंकि 1 मोल H2O 1 मोल H2 देता है और 1 ही मोल CO2 देता है। तो ये भी 0.6 मोल बन रहे हैं, ये भी 0.6 मोल बन रहे हैं। तो सभी की कंसंट्रेशन हमें पता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, Kc। अब देखिए Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO। अब यहाँ डायरेक्टली मैं नंबर ऑफ मोल्स ले सकता हूँ, उसे वॉल्यूम 10 लीटर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तो दोनों में डिवाइड बाय 10 करूँगा, नीचे दोनों में डिवाइड बाय 10 करूँगा, तो वो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो अब डायरेक्टली 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 0. ओ सॉरी, यहाँ पर कितना है? 0.6 नहीं है, 0.4 कंज्यूम हुआ था, तो ये 0.4 बना है, ये भी 0.4 बना है। ठीक है, आज लग रहा है कुछ ज़्यादा ही भूल रहा हूँ। तो ये दोनों 0.4 हैं, तो दिस इज 0.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.6 स्क्वायर। तो फाइनल जाके आंसर आएगा 0.44। और यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट लेस, बिकॉज
ऊपर और नीचे दोनों में कंसंट्रेशन यूनिट्स बराबर हैं, 2 कंसंट्रेशन यहाँ है, 2 कंसंट्रेशन यहाँ है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि हमने हीट किया 725 पे, तो ये कंफर्म है कि सारा का सारा जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चला जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता अगर टेम्परेचर लो होता और तब हमें वाटर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है और थोड़ा सा वेपर फॉर्म में है और यहाँ वेपर प्रेशर की टर्म्स में पूछा जाता, तब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेट करना पड़ता कि कितना वाटर वेपर फेज़ में है और कितना लिक्विड फेज़ में है। तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। एट 700 केल्विन दिस इज द रिएक्शन। पूरी इक्विलिब्रियम चैप्टर में मुश्किल से 4 रिएक्शन है इक्विलिब्रियम के जो आपको बार बार क्वेश्चन में दिए जाते हैं। H2I2, एक NH3 की प्रोडक्शन, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक PCl5 की डिकम्पोजिशन। और देखिए यहाँ पर 700 केल्विन टेम्परेचर दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 54.8। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो 54.8 है ये Kp है कि Kc है? क्योंकि अगर Kp होगा 2 मोल गैस के यहाँ है, 2 मोल यहाँ है, उसके यूनिट्स भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। Kc होगा उसके भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। तो ये जो 54.8 है ये तो Kp भी हो सकता है और ये Kc भी हो सकता है। अब 0.5 मोल पर लीटर, अब हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात कर रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये Kc है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट Kc is given here as 54.8। अब ये आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि मुझे तो एक जेन्युइन पॉइंट यहाँ पर लगा तो मैंने आपको बता दिया। अब Kc की वैल्यू हमने ले ली। अब Hi इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो देखिए एट इक्विलिब्रियम Hi गैसेस है हमारा 0.5 मोलर। देन व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, assuming that we initially started with Hi and allowed it to reach equilibrium। अब अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने किससे स्टार्ट किया, Hi से, तो Hi से अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो मान लेते हैं उसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, या उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन है C। अब क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा और H2 और I2 बनाएगा, तो ये C से घट के कितने पे आएगा, फाइनली C से कुछ अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू दी गई है, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि ये 0.5 मोलर, इनिशियली C मोलर था, फाइनली 0.5 मोलर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इनिशियली 0 थे पर ये कितने होंगे, अब C मोलर से कुछ कम हुआ होगा, तो यहाँ पर हम C डैश ले लेते हैं, इसको भी हम C डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, तो Kc का जो एक्सप्रेशन है Hi की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कंसंट्रेशन इंटू I2। Hi की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि मोलर में दिया डायरेक्ट, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है कोई। H2 की कंसंट्रेशन है C डैश और I2 की भी C डैश, तो C डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 54.8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 0.067, और क्योंकि डायरेक्टली कंसंट्रेशन तो ये मोल पर लीटर में आएगा। तो कैलकुलेट कर लिया हमने कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 दोनों की मिला के दोनों की इंडिविजुअल 0.067 मोल पर लीटर हैं। तो रिएक्शन कभी हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाता है, कभी हम प्रोडक्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं, कभी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर डाल देते हैं। तो कैसे भी हम रिएक्शन को स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम
उसी पॉइंट पे आएगा। 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोलर। तो 2 ICl gaseous gives you I2 gaseous प्लस Cl2 gaseous, और Kc क्या होगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय ICl स्क्वेयर, और ये दिया गया आपको 0.14। अब इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.78, तो कंसंट्रेशन एट t इज इक्वल टू 0 कितनी है, 0.78 है, ये दोनों 0 हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 0.78 माइनस C कर सकते हैं आप। अब 2 मोल I2 का 1 बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, C/2 कंसंट्रेशन, यहाँ भी C/2 कंसंट्रेशन। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये C/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.78 माइनस C इज इक्वल टू 0.14। और क्योंकि प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं, तो डेल्टा Ng इज 0, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे C/2 की वैल्यू, तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ I2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 दोनों सेम है, जो कि C/2 है, तो वो कैलकुलेट करने पे आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.167 मोलर। और कंसंट्रेशन ऑफ ICl ये कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.446 मोलर। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Kp इज इक्वल टू 0.04 एटमॉस्फेयर एट 899 केल्विन, काफ़ी हाई टेम्परेचर है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 इथेन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। हमारे पास सिस्टम है, एक फ्लास्क, प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर C2H6 इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, डिकम्पोज करके C2H4 बना रहे हैं और H2 गैस, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकिंग हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। और Kp भी यहाँ पर दिया गया हुआ है, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6, तो ये 0.04 ATM दिया हुआ है। नाउ द टोटल प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर इज 4 ATM। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या हो सकता है। अब इनिशियली कितना यहाँ पर प्रेशर था, वो था 4 ATM। ठीक है, दिस इज द इनिशियल, क्योंकि उसके बाद इट वाज अलाउड टू कम इन इक्विलिब्रियम, तो T इज इक्वल टू 0 पे 4 ATM, इन दोनों की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। एट इक्विलिब्रियम इसको क्या कर देंगे, 4 माइनस P, क्योंकि 1 मोल दे रहा है, यहाँ भी 1 मोल दे रहा है, तो यहाँ P कम होगा, तो यहाँ P बनेगा, यहाँ भी P बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ यूज़ कर देंगे हम Kp के एक्सप्रेशन में, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर कितने हैं, सेम है, तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस P इज इक्वल टू 0.04। अब इसको सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ P शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.38। ठीक है, अब P अगर 0.38 है तो C2H4 का प्रेशर और H2 का तो निकल गया, दोनों का प्रेशर, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ C2H4 एंड ऑल्सो प्रेशर ऑफ H2।
अ प्रेशर ऑफ C2H6 कितना आएगा? 4 माइनस 0.38 दैट इज 3.62 ATM. दैट वॉज द 17th क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, आप भी थोड़ा आराम कीजिए. सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. आज थोड़ी कैलकुलेशन में लिखने में मेरी गलतियाँ हुई हैं. चलिए मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ. ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड योर सजेशंस. तो आप अपने फीडबैक और सजेशंस हमें हमारे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं. एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग एग्जाम्पल्स. ओके, थैंक यू.